हेलो स्टूडेंट, मेरे इस चैनल लकीड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार स्वागत है फिर से। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इंट्रोडक्शन हम इसका आज ले रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिंदी में। तो इसको पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे कि तरंग किसे कहते हैं। तरंग मतलब वेव। वेव क्या होती है? तो वेव किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाती है। वेव किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाती है। ठीक है। तरंग, जैसे कि तरंग हम पानी में उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर कोई लकड़ी का गुटका तैर रहा है तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि वो लकड़ी का गुटका ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगता है। तो क्यों किया? क्योंकि जब हमने एनर्जी यहाँ पर दी है, ये जो हमने इसको पानी में यहाँ पत्थर को ड्रॉप किया तो एनर्जी दी तो वेव के माध्यम से वो एनर्जी कहाँ पहुँची? उस लकड़ी के गुटके तक। तो हमने क्या डेफिनेशन बोली? तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो एनर्जी को, जो ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाता है। तो ये जो ऊर्जा है ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गई इसके माध्यम से। किसके माध्यम से? तो वेव के माध्यम से। वेव मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली वेव होती है हमारे पास मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे। नंबर एक हो गई हमारे पास यांत्रिक तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे या इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव क्या होती है हमारे पास? मैकेनिकल वेव्स, तो मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है उन वेव्स को मैकेनिकल वेव्स या यांत्रिक तरंगे कहते हैं। ठीक, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी इसमें लेने की जरूरत नहीं है। जिनके चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है अनुप्रस्थ और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य। नंबर दो होती है अनुदैर्ध्य। इन सबको चीज़ों को आप केवल देखेंगे, नोट करने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि सब 11th का पोर्शन है, हमको यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव कहते हैं इन तरंगों को, और इन तरंगों को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं या ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं? जब किसी माध्यम में तरंग के संचरण की दिशा और माध्यम के कंपनों की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। दोबारा, तरंग तो ऐसे चल रही हो और माध्यम के कण ऐसे वाइब्रेट कर रहे हो, माध्यम के जो पार्टिकल है, मीडियम के जो पार्टिकल हैं ऐसे कंपन कर रहे हो, ऐसे वाइब्रेट कर रहे हो। तरंग इस डायरेक्शन में जा रही हो, वाइब्रेट इस मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में हो, तो ऐसी वेव को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। याद हुआ? माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ऐसी तरंगों को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों को एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि यदि हम तालाब में पत्थर फेंकें तो तालाब में पत्थर फेंकने पर जो तरंगे बनती है उन्हें कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ध्यान कीजिए, यदि मैं तालाब में पत्थर फेंकता हूँ तो तरंगे किस डायरेक्शन में चलती हैं? तरंग उस डायरेक्शन में चल रही होती है। ध्यान करो ऐसे। और माध्यम के कण कैसे कंपन कर रहे होते हैं? देखो, तरंग के कण ऐसे ऊपर को और नीचे को, तो मीडियम के पार्टिकल तो ऊपर नीचे कंपन कर रहे होते हैं। और तरंग कैसे चल रही होती है? तो तरंग आगे को बढ़ रही होती है। तो जब माध्यम के कण ऐसे वाइब्रेट करें और तरंग ऐसे चले तो ऐसी तरंगों को कहते हैं हम अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव। इसके लिए इक्वेशन होता है y = a sin 2π/t या ओमेगा टी लिख देता हूँ मैं यहाँ, ओमेगा टी और माइनस kx। माइनस या प्लस माइनस भी होता है तो प्लस माइनस kx इसका इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन की हमको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इस इक्वेशन को कहते हैं हम यहाँ पर इस इक्वेशन को, ये ट्रांसवर्स वेव के लिए इक्वेशन है। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर 2π/t होती है और k की वैल्यू यहाँ पर होती है 2π/λ। तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन हो गया। जरूरत पड़ेगी ए, यहाँ एम्पलीट्यूड है, आयाम है, आयाम कहते हैं इसको। तो ये इसकी जरूरत पड़ेगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर भी इसका बहुत यूज़ होगा। तो इसको इक्वेशन को याद रखना पड़ेगा जरा हमको। ठीक है, बाद में डिटेल में हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर बात कर लेंगे। ये हमारे पास दूसरे प्रकार की वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव या अनुदैर्ध्य तरंगे किसे कहते हैं? जब माध्यम के कण
तरंग के संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। मतलब तरंग भी वैसे ही चल रही हो उसी डायरेक्शन में और माध्यम के पार्टिकल भी उसी तरफ वाइब्रेट कर रहे हो, उसी तरफ कंपन कर रहे हो, तो ऐसी तरंगों को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंगों का मतलब क्या है? जैसे इसका जो मेन एग्जाम्पल है हमारे पास वो है ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे हमारे पास अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आपको, ये ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग कैसे चल रही है? मैंने यहाँ से बोला तो ये मीडियम के पार्टिकल ऐसे करके दबे तो खुलेंगे भी, जैसे स्प्रिंग है दबेगी तो खुलेगी भी, तो ये खुलेंगे। जब ये खुलेंगे ये वाले पार्टिकल जब खुलेंगे तो आगे वाले दब जाएंगे, आगे वाले दबेंगे तो फिर खुलेंगे भी, और जब ये खुलेंगे तो ये अगले वाले पार्टिकल दब जाएंगे। इसका मतलब ये मीडियम के पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे? ऐसे ऐसे ऐसे, और वेव किधर जा रही? तो वेव भी उधर जा रही, तो वेव भी उधर ही जा रही, मीडियम के पार्टिकल भी उधर की तरफ को वाइब्रेट करते हुए जा रहे, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे, तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जैसे साउंड वेव इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, और इसमें ट्रांसवर्स वेव हो गई, जैसे तालाब में उत्पन्न तरंगे हो गई, तो ये अनुदैर्ध्य तरंगों का एग्जाम्पल या अनुप्रस्थ तरंगों का एग्जाम्पल। कोई प्रॉब्लम इसमें? यहाँ तक इसको जरा आप देख लेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब हम इस चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब दूसरे प्रकार की वेव, तो ये पहले प्रकार की वेव थी जिसे मैकेनिकल वेव कहते हैं। मैकेनिकल वेव में हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, यांत्रिक तरंगों के बाद दूसरे प्रकार की तरंगें। दूसरे प्रकार की जो तरंग होती हैं, वेव होती हैं, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पढ़ूँ, 1-2 पॉइंट हमको पढ़ने पड़ेंगे, तब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आ जाएंगे बाद में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पढ़ने के लिए पहला पॉइंट तो जरा ध्यान करें। पहला पॉइंट, अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पर 2 पॉइंट को। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास ये है, इनको डिटेल से हम एक्सप्लेन भी करते रहेंगे, पहले समझ लेंगे जरा। पहला पॉइंट है इसको हमारे पास कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इसी प्रकार इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा आएगा हमारे पास कि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये हमने 2 पॉइंट नोट किए। तो चलिए इन दोनों पॉइंटों को पहले डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ध्यान से देखिए, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है? कि मतलब चुंबकीय क्षेत्र में चेंज हो रहा है। जब भी चुंबकीय क्षेत्र में चेंज होता है, ध्यान करो मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पॉइंट को ध्यान से देखिए। जब भी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र में चेंजेस होते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स में भी चेंज होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में चेंज होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, पढ़ा हुआ है, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल बनता है। दोबारा मैं क्या कह रहा हूँ, इस पॉइंट को देखिए। जब हम बी में चेंज करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में चेंज करते हैं, तो किस में चेंज होता है? फ्लक्स में चेंज होता है। फ्लक्स में चेंज होता है तो क्या उत्पन्न होता है? इंड्यूस ईएमएफ। फैराडे के अनुसार हमने पढ़ा हुआ। इंड्यूस ईएमएफ को कहते हैं हिंदी में प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो मीडियम में एक करंट बहने लगता है। बहता है करंट, क्लियर? इंड्यूस्ड ईएमएफ से एक इंड्यूस्ड करंट बहने लगता है। और करंट के बहने का मतलब क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल रुका हुआ था वो चल रहा होगा। करंट कब बहेगा? जब चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेंगे। पहले तो नहीं दौड़ रहे थे इलेक्ट्रॉन, अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दौड़ने लग गए, तो इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र ने तो नहीं दौड़ाया होगा, समझो। क्योंकि जो स्टेशनरी चार्ज होते हैं, जो रुके हुए चार्ज होते हैं, वो उन पर चुंबकीय क्षेत्र कोई फोर्स नहीं लगाता, उनको चुंबकीय क्षेत्र चलाने का काम नहीं करता। चुंबकीय क्षेत्र का जो फोर्स होता है वो F = QVB होता है। तो यहाँ स्पीड थी नहीं, पहले स्टेशनरी चार्ज था, रुका हुआ चार्ज था, लेकिन वो मूवमेंट करने लग गया क्योंकि करंट बह रहा, तो हम कहेंगे कि चार्ज मूवमेंट करने लग गया। तो मूवमेंट क्यों किया होगा? क्योंकि वहाँ पर जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ही उस चार्ज को मूव करा सकता है।
इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। दोबारा मेरी बात को समझिए, मैंने क्या कहा कि हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होता है। इस फॉर्मूले से आपने पढ़ा हुआ है ये फैराडे का लॉ। तो इस फॉर्मूले से एक इंड्यूस ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है तो परिपथ में एक करंट बहने लगता है। करंट के बहने का मतलब है चार्ज मूवमेंट में आ जाता है। चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र तो मूवमेंट में ला नहीं सकता, तो मूवमेंट में कौन लाया होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ होता है कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र जो हमने लगाया था वो क्या प्रोड्यूस कर रहा? वो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। फैराडे के लॉ से हमारे को समझ में आ गया। जिसको समझ में नहीं भी आया वो ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र सदैव परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। इस लाइन पे आप फोकस करेंगे कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट, एक डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और ये अच्छी डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसके बारे में देखिए जरा। तो हमारे पास अब ये जो डेफिनेशन आ रही है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापन धारा। अब यहां से एक्चुअल में स्टार्ट होता है ढंग से। वो दो पॉइंट मैंने जो लगाए थे, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र कैसे परिवर्तित विद्युत क्षेत्र करता है उसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित विद्युत क्षेत्र कैसे चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करता है। तो हम उसके लिए कॉन्सेप्ट लेते हैं विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट कैसे है देखिए जरा। इसकी डेफिनेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे और इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर एक हमने कैपेसिटर लिया और कैपेसिटर लेने के साथ साथ इसको यहां से मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होने का मतलब है यहाँ से एक करंट चलेगा। तो यहाँ से एक करंट चला, ये चला, ये चला। इस करंट को कहेंगे हम आईसी, कंडक्शन करंट, चालन धारा, कंडक्शन करंट या चालन धारा। तो यहाँ पर भी एक करंट आया, यहाँ पर भी करंट आया। अभी यहाँ पर के बारे में मैं बात बाद में करूँगा, पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ। तो यहाँ पर भी करंट आया, यहाँ पर भी आईसी करंट आया। जहाँ पर करंट होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये सबको पता है। ये सभी जानते हैं कि जहाँ पर करंट होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये हमने पढ़ रखा है। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि यहाँ पर इस पर करंट बह रहा है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। पहले ही चैप्टर में, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, पहले में चैप्टर में हमने पढ़ रखा है कि जहाँ करंट होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जरूर होता है। तो यहाँ पर करंट है तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ बन रहा तो मैं यहाँ पर अगर जो नीडल लाऊंगा, मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई जिसे कहते हैं, उसको लाऊंगा मैग्नेटिक नीडल को, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, डिफ्लेक्शन आएगा। वो जो मैग्नेटिक नीडल है घूमने लगेगी। क्यों घूमेगी? क्योंकि यहाँ पर कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर करंट है। करंट जहाँ पर होगी वहाँ पर कौन सा फील्ड बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो यहाँ पर इस जो ये नीडल है इसमें क्या आएगा? डिफ्लेक्शन आएगा। ओके ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास कैपेसिटर है, इसकी दोनों प्लेटों के बीच में, ध्यान दो, इसकी दोनों प्लेटों के बीच में गैप है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंडक्शन धारा तो आएगी नहीं। कंडक्शन धारा के लिए तो एक गैप नहीं होना चाहिए, तार सीधे जुड़े हुए होने चाहिए। ये तो गैप आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर कंडक्शन करंट नहीं आएगा। करंट, और जब करंट नहीं आएगा तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ बनता है जहाँ करंट होता है। यहाँ करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ पर कंपास को उठाया और यहाँ रखा। इस कंपास को, इसको कंपास सुई को हमने यहाँ पर रखा, चुंबकीय सुई को हमने यहाँ रखा, और जब रखा यहाँ पर तो हमने देखा इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। तो क्यों आया डिफ्लेक्शन? डिफ्लेक्शन तभी आया होगा जब यहाँ पर करंट होगा। करंट है नहीं, वो हमको साफ दिख रहा, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा। डिफ्लेक्शन आ रहा तो यहाँ पर एक करंट होगा। तो अब उस करंट के बारे में हम बात करते हैं जरा कि ये इसके अंदर डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा होगा। तो ध्यान करिए आप यहाँ पर जरा, इसके अराउंड क्या हो रहा होगा। इस पर ये जो हमारे पास
ये कैपेसिटर है इसके अराउंड क्या हो रहा होगा, ये प्लस ये माइनस का मतलब क्या है कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे करके इधर को करंट आ रहा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन जा करके यहाँ इकट्ठे हो रहे होंगे, तो इस पर कैसा चार्ज आया माइनस और इस पर कैसा चार्ज आया प्लस, या इससे समझ लो इसके कारण यहाँ पर प्लस और इसके कारण यहाँ माइनस। पहले थोड़ा सा बैटरी से कुछ थोड़े से यहाँ पर गए तो थोड़ा सा चार्ज हुआ है, तो फिर थोड़ा और चार्ज हुआ, तो फिर थोड़ा और चार्ज हुआ, तो फिर थोड़ा और चार्ज हुआ, फिर थोड़ा और चार्ज हुआ, धीरे धीरे इसकी चार्जिंग बढ़ी। चार्जिंग का मतलब प्लस और माइनस के बीच यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से और माइनस की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। क्या ये परिवर्तित विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है? यस, क्यों? क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र पहले कम था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर और ज़्यादा हुआ, फिर और ज़्यादा हुआ, फिर और ज़्यादा हुआ। तो ये विद्युत क्षेत्र कैसा है? ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये परिवर्तित विद्युत क्षेत्र है। अब दोबारा ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्यों बन रहा? क्योंकि यहाँ करंट है। कौन सी करंट है? आईसी करंट है। उस करंट के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसलिए नीडल पर डिफ्लेक्शन आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा? यहाँ पर कोई करंट तो है नहीं, तो डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा? तो डिफ्लेक्शन इसलिए आ रहा, ये बताया गया, मैक्सवेल ने ये बताया कि ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा। बोलो ठीक। ये डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आ रहा है? इसमें ये जो सुई में जो डिफ्लेक्शन आ रहा, सुई में जो विक्षेप आ रहा, सुई जो घूमने लग जा रही, वो इस परिवर्तित विद्युत क्षेत्र की वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा। परिवर्तित विद्युत क्षेत्र की वजह से सुई इसमें घूमने लग जा रही। यहाँ पर सुई क्यों घूम रही थी? इस करंट के कारण। यहाँ पर किस कारण घूम रही सुई? इस परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण। इसका मतलब यहाँ पर जो करंट काम कर रहा इधर बाहर, वो यहाँ पर परिवर्तित विद्युत क्षेत्र काम कर रहा। इसका मतलब क्या हो रहा? अब ध्यान करके सुनिए। इसका मतलब यहाँ पर जो करंट का काम है, यहाँ पर वही परिवर्तित विद्युत क्षेत्र का काम है। तो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण ये जो मतलब यूँ समझ लो, धारा यहाँ पर करंट, यहाँ पर धारा और यहाँ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही काम करते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तित विद्युत क्षेत्र जो धारा बनाता है, उस धारा को हम विस्थापन धारा कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। अब बात समझ में आई? दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर करंट नहीं है लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है? इस परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण। तो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा बनती है उसको विस्थापन धारा कहते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को, ये जरूरी है, विस्थापन धारा बहुत जरूरी, उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। विस्थापन धारा कहते हैं। इसे आईडी से व्यक्त करते हैं, इसे आईडी से व्यक्त करते हैं। और अब हमारे पास जो टोटल करंट आएगा वो IC प्लस ID के बराबर आएगा। आप एक बात मेरी ध्यान करके सुन लें, जहां IC होगा वहां ID नहीं होगा, और जहां ID होगा वहां IC नहीं होगा। यहां पर बाहर IC है लेकिन ID नहीं है, यहां पर ID है लेकिन IC नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि I बराबर टोटल 5 एम्पियर आ रहा और 5 एम्पियर ये है तो ये 0 होगा। अगर मैं कहूं कि ये यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब 5 एम्पियर ID होगा। दोनों यहाँ पर इसके कारण ID के कारण धारा बह रही और यहाँ पर IC के कारण धारा बह रही, दोनों समझ रहे हैं। इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, मैं इसको रब करता हूँ, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है इसको मैं यहाँ पर कोने पर थोड़ा सा सॉल्व कर दूँ, आप इसको नोट कर लेंगे। ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट होता है इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ कि फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अगर मैं दोनों तरफ इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये बनेगा d फाई E अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और dq अपॉन dt। इस dq अपॉन dt को मैं id रख दूं क्योंकि ये चार्ज q अपॉन t आप जानते हैं करंट होता है। dq अपॉन dt को मैं करंट लिख देता हूँ, id लिख लेता हूँ इसको। तो ये हमारे पास क्या आ गया, d फाई E अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ID। तो ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो ID इज इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन dt। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट बन गया।
चाहे तो प्रूफ कर लेना, चाहे मत करना। इसको ध्यान रखना कि आई की वैल्यू क्या होती है, तो आई की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इतना और इतना। तो कुल मिलाकर के जो टोटल करंट आएगा, यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, टोटल करंट I इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी, और आई डी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये अब इससे हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या बना रहा है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर क्यों डिफ्लेक्शन आ रहा है, क्यों मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है? तो कौन बना रहा है उसको? ये चेंजिंग परिवर्तित विद्युत क्षेत्र। तो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, ऐसी परिवर्तित विद्युत क्षेत्र परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। और इसका कॉन्सेप्ट ये हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट करंट हो गई। डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन को जरूर ध्यान करें, आई की वैल्यू को जरूर ध्यान करें कि देखो यहाँ पर आई की वैल्यू है, आई क्या हो गई? आई डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बन रही? ये परिवर्तित टाइम के साथ चेंज हो रहा। कौन? विद्युत क्षेत्र। परिवर्तित विद्युत क्षेत्र कौन बनाता है? ये करंट बनाता है। डिस्प्लेसमेंट करंट को, विस्थापन धारा को परिवर्तित विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने विस्थापन धारा तक पढ़ा। अब इसके मैक्सवेल के इक्वेशंस क्या होते हैं और मैक्सवेल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।